जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी के पहले चैप्टर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक एक शब्द आपके दिमाग में जाएगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। आपको पूरे चैप्टर की एक एक लाइन अच्छे से समझ में आएगी, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ लोगे ना तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आप स्वयं ही कर लोगे, क्योंकि इतना बेसिक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को डिटेल में देखिएगा और इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है चैनल पे, ठीक है। कक्षा 11 हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बन चुकी है। आप लोग जैसे ही पर डे वीडियो आती जाएंगी, आप लोग चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस अपना खत्म करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। देखना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो कि हमारे राइटर हैं, वो क्या कहते हैं, ये यहाँ पे जो कथा वर्णित की गई है ना, ये पूरा चैप्टर जो है क्या है, एक भाषण है। किसके द्वारा तैयार किया गया भाषण है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। क्योंकि वो कहाँ पे गए थे? बलिया जिले में एक मेला लगता है ददरी नाम की जगह पे। ददरी के मेले में वो गए थे, तो वहाँ पर उनके दोस्तों ने कहा कि आप इस टॉपिक पर अपने भाषण दीजिए कि हमारे भारतवर्ष की मतलब हमारे भारत देश की उन्नति, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो भारतवर्ष प्लस उन्नति मिलेगी, ठीक है। गुण संधि यहाँ पे है, यानी भारत देश की उन्नति कैसे हो सकती है, यानी हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की उन्नति कैसे होगी। आप इस पर अपना भाषण तैयार कीजिए और आज के इस मेले में आप अपना भाषण करिए, ठीक है। तो वहाँ पर ये पूरा चैप्टर उन्होंने तैयार किया था। तो देखो क्या कहते हैं कि आज बड़े आनंद का दिन है, आज बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हमने इतने सारे मनुष्यों को, इतने सारे आदमियों को बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ एक स्थान पर इकट्ठा हुआ देखते हैं, ठीक है। इस अभागे आलसी देश में, अभागे माने दुर्भाग्यशाली, यानी जिसका कोई भाग्य ना हो, अभागा, ठीक है। यानी इस दुर्भाग्यशाली और आलसी देश में, आलसी माने आलस्य से युक्त, ठीक है। इस दुर्भाग्यशाली आलस्य से युक्त देश में कुछ भी हो जाए वही बहुत है। यानी अगर छोटा सा भी प्रोग्राम हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि ये देश अभागा है, अंग्रेजों के खिलाफ जो है, अंग्रेज इस पे गुलामी जो जता रहे हैं, है ना, अंग्रेजों के कब्जे में हमारा देश है। तो इसलिए जो है इस आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यहाँ पे लेखक ये कहते हैं कि हमारे भारतवासी जो है ना, रेल की गाड़ी के समान है। अब भाई वो ऐसा क्यों कहते हैं? हमारे भारतवासी आखिर रेल की गाड़ी क्यों है? जैसे देखिए होता क्या है कि रेल में एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से कनेक्ट रहता है, लेकिन वो डिब्बे तब तक नहीं चलते जब तक इंजन उसको खींचता नहीं है। यानी कि उन डिब्बों को चलाने के लिए एक इंजन आगे लगा रहता है। वैसे ही कहते हैं कि हमारे भारत के जो लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग जो हैं, वो रेल की गाड़ी के समान हैं। क्योंकि जिस प्रकार रेलवे में फर्स्ट क्लास के डिब्बे, सेकंड क्लास के डिब्बे और अनेक प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लगी होती हैं, और बड़े बड़े महसूल की, महसूल माने बड़े बड़े किराया की, यानी वह ट्रेनें जिनका किराया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बड़े बड़े महसूल, महसूल माने किराया होता है, आप लोग लिख करके रख लो, ठीक है। बड़े बड़े महसूल माने ज़्यादा किराए वाली ट्रेनें भी इसमें लगी होती हैं। होता क्या है कि आप जाएंगे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कई प्रकार की ट्रेनें होती हैं, लेकिन चाहे जितनी बड़ी भी ट्रेन हो, उसको चलाने के लिए उसमें एक इंजन लगा हुआ होता है। यानी कि पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती, यानी बिना इंजन के कोई भी ट्रेन नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यानी लेखक ये कहते हैं कि अगर हमारे भारतवासी लोगों को अगर कोई आगे बढ़ाने वाला हो, इन्हें उन्नति के मार्ग में ले जाने वाला अगर कोई व्यक्ति मिल जाए ना, तो ये भी प्रोग्रेस कर लें, ये भी उन्नति की ओर चले जाएंगे। अर्थात ये भी एक रेलगाड़ी के समान है। क्योंकि रेलगाड़ी जिस प्रकार इंजन के जरिए आगे चलती है, वैसे ही इन हिंदुस्तानी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई चलाने वाला चाहिए, अर्थात कोई ना कोई ऐसा नेता चाहिए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए एक्सपेरिएंटेड, जो इनको आगे लेकर के जाए, है ना। ये चीज़ कहना चाहते हैं। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साध ही रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। यानी लेखक ये कहते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो लाइन आई है ना, का चुप साध ही रहा बलवाना, इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। देखो रामचरितमानस में इसका वर्णन है। तो जब बात चल रही थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदरों को कहा जा रहा था कि कौन कौन बंदर हनुमान वो समुद्र डांक के लंका जा सकता है, ठीक है ना। तो कोई कहता है मैं इतनी दूरी जाऊँगा, कोई कहता है मैं उतनी दूरी जाऊँगा। तो यहाँ पे जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? का चुप साध ही रहा बलवाना, हे हनुमान बलवान, यानी हे बलवान हनुमान आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, अर्थात आप शांत क्यों बैठे हुए हैं।
यानी कि आप तो ऐसे महावीर हैं कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अर्थात हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते। ठीक है, तभी हनुमान जी को अपनी ताकत याद आई है ना, हनुमान जी को अपना बल याद आया। वैसे ही यहाँ पे लेखक कहते हैं कि इन भारतवासियों को अगर ये बात कही जाए कि हे बलवानों, हे महावीरों, तुम चुप्पी क्यों साधे हुए, अर्थात तुम निष्क्रिय क्यों हो, तब ये हनुमान जी की तरह अपने बल को याद करेंगे। अर्थात इनके अंदर भी बल विद्यमान है, लेकिन उस बल को याद कराने वाला कोई न कोई व्यक्ति चाहिए। ठीक है, लेखक ये कहना चाहते हैं सो बल कौन याद दिलावे, परंतु इनको वो बल कौन याद दिलाए। ठीक है, रामचरितमानस में तो जामवंत जी हनुमान जी को बोल दिए, लेकिन यहाँ पे इनको वो बल कौन याद दिलाएगा। आगे कहा जाता है या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, यानी ये जो हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तान में जो रहते हैं राजा महाराजा, राजे महाराजे मतलब राजा महाराजा, नवाब बड़े बड़े, ठीक है, रईस, रईस माने सज्जन व्यक्ति, हाकिम माने जो नौकरी पेशा युक्त व्यक्ति होते हैं उनको हाकिम कहा जाता है। ठीक है ना, ये इनको कौन याद दिला सकता है, इनके बल को या तो राजा महाराजा याद दिला सकते हैं, या नवाब दिला सकते हैं, या सज्जन व्यक्ति दिला सकते हैं, या फिर नौकरी पेशा वाले व्यक्ति। ठीक है, इतने ही प्रकार के देश में व्यक्ति हैं, परंतु राजा महाराजाओं को अपनी पूजा यानी वो अपनी पूजा याचना में ही लगे हुए हैं, अपने खाने पीने की तलाश में, भोजन में ही लगे हुए हैं। ठीक है, और झूठी गप माने झूठे वार्तालाप, गपशप यानी बातचीत में। ठीक है, झूठी बातचीतों से उनको छुट्टी नहीं है, यानी जो राजा महाराजा हैं वो अपनी पूजा, भोजन, पेट पूजा, ठीक है, और झूठी बातचीतों से ही उनको छुटकारा नहीं मिलता। और जो सरकारी नौकर वाले व्यक्ति हैं, सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हैं, वो तो सरकारी काम में ही हमेशा फंसे रहते हैं। ठीक है, सरकारी काम का घेरा उनके ऊपर लगा रहता है। कुछ बाल यानी कुछ बच्चों में अपना टाइम बिताते हैं, और थोड़ा बहुत टाइम जो बचा उसको घुड़दौड़ में अर्थात घुड़सवारी में बिता देते हैं, यानी घोड़ों की दौड़ में बिता देते हैं। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत समय बचा उसको थिएटर में बिता देते हैं। थिएटर मतलब जहाँ पे फिल्में वगैरह चलती हैं, रंगमंच कह लो। ठीक है, जहाँ पे लोग फिल्म देखने जाते हैं, है ना, यानी उनका जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसको थिएटर में बिता देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कुछ समय बचा भी तो उनका क्या गरज है, यानी अगर उनके पास थोड़ा बहुत समय बचता भी है तो उनकी क्या समस्या है, उनको क्या ज़रूरत है हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। अर्थात वो भारत के काले व्यक्तियों से, गरीब व्यक्तियों से क्यों मिलेंगे भाई, वो तो खुद अमीर हैं तो दूसरों से क्यों मिलेंगे। ठीक है, फिर वो अपना अनमोल समय क्यों बर्बाद करेंगे। बस वही मसल रही, यहाँ पे लेखक ये कहते हैं ये तो बस वही मसल माने कहावत हो गई, बस वही मसल रही, अर्थात ये तो वही कहावत हो गई कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। यानी लेखक ये कहते हैं कि ये तो वही वाली कहावत हो गई कि तुमको दूसरों से कब फुर्सत, गैरों मतलब दूसरों से, यानी आपको दूसरों से फुर्सत नहीं है और हमें अपने गमों से फुर्सत नहीं है, अर्थात हम अपने गम से खाली नहीं है। गम से कब खाली, अर्थात हम अपने दुखों से ही खाली नहीं हैं, तो ना तो हम आपके पास मिलने आ सकते हैं और ना ही आप हमारे पास मिलने आ सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए चलो अब हो गया हमारा तुम्हारा मिलन, क्या ही होगा, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली, ना तो हम खाली हैं ना आप खाली हैं, ये तो वही कहावत हो गई। ठीक है ना, लेखक ये कहना चाहते हैं। तो देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना तो आपको व्याख्या लिख लिख करके बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। वैसे भी मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ, आप लिख लोगे पूरा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, आर्य कई प्रकार के लोग होते थे। ठीक है, आर्य मतलब श्रद्धालु लोग जो भगवान के प्रति आस्था रखते थे। ठीक है ना, जब आर्य जाति के लोग हमारे हिंदुस्तान में आकर के बसे थे, ठीक है, तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था, अर्थात राजाओं और ब्राह्मणों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि देश में अनेक प्रकार के, नाना प्रकार माने अनेक प्रकार की विद्या और नीति को फैलाएं। ठीक है, अनेक प्रकार की शिक्षा को और अनेक प्रकार के अच्छे विचारों को हमारे देश में फैलाएं। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, यानी अगर आज ये राजा और ब्राह्मण लोग चाह लेना तो हमारा देश जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है ना, प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण माने प्रत्येक क्षण बढ़े, अर्थात उन्नति की ओर जाए, अर्थात हमारा देश प्रतिदिन उन्नति करे। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है, पर ये लोग निकम्मे हैं, ये लोग नहीं चाहते। ठीक है, अर्थात इनको निकम्मेपन ने घेर लिया है। निकम्मेपन का मतलब ये होता है बिना काम का एकदम रद्दी व्यक्ति। ठीक है, बिना रद्दी व्यक्ति, बेकार का व्यक्ति है, अर्थात ये लोग स्वयं निकम्मे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि हमारा हिंदुस्तान उन्नति करे। ठीक है, इसी वजह से हिंदुस्तान प्रतिदिन अवनति की ओर जा रहा है। आगे यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, अगला है देखिए, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते, मिट्टी की कुटियों में बैठ करके, देखिए
एक एक चीज़ समझते जाइए, ठीक है। लेखक ये कहते हैं कि मैं ये नहीं समझता कि ये जो भारत के लोग हैं ना, इनको लज्जा क्यों नहीं आती, इनको शर्म क्यों नहीं आती यार, कि जब हमारे पूर्वजों के पास, पुरखों के पास, हमारे पूर्वजों के पास कोई भी सामान नहीं था, कोई भी संसाधन नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्तों और मिट्टी की कुटिया बनाई। कुटिया तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, जिसमें भगवान श्री राम 14 वर्षों तक वनवास में रहे, ठीक है ना। वही कहते हैं कि जंगल में पत्तों और मिट्टी की कुटिया बना लेते थे और वहीं पे रहते थे। और बांस की नली, ठीक है ना, बांस को खोखला करके देखते हैं तो वो नली की भांति काम करता है, अर्थात बांस की नली से वो जो ताराओं को देखते थे, ग्रहों को देखते थे, ठीक है ना, ताराओं को, ग्रहों को इत्यादि को वेध करके, अर्थात देख करके उनकी स्थिति के बारे में लिख देते थे। यानी हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके पास कोई भी संसाधन नहीं थे, लेकिन वो बांस की नली को दूरबीन बना लेते थे। क्या करते थे? बांस की नली को दूरबीन बना लेते थे, इससे तारा और ग्रह को देख करके उनकी स्थिति के बारे में लिख देते थे। और वह ऐसी ठीक है, और उन्होंने जो भी लिखा तारों और ग्रहों के बारे में, वह इतना सही है, इतना सटीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की जो विदेश में दूरबीन बनी हुई है ना, जो विदेशों में 16 लाख रुपए लगा करके दूरबीन बनाई गई है ना, उनसे जब हम उन ग्रहों की स्थिति को देखते हैं ना, वेध करने में अर्थात देखने में भी वही गति ठीक आती है। यानी जो हमारे पूर्वजों ने लिखा था, सेम वैसे ही उस 16 लाख की दूरबीन से देखने पर भी हमको पता चलता है। यानी कि जब हमारे पूर्वजों के पास इतने संसाधन भी नहीं थे, तब भी उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया था। लेकिन आज का ये युवा पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। यानी कि हमारे देश में जो बांस की नली से ग्रहों की स्थिति को देख करके लिख देते थे, वो 16 लाख के दूरबीन के द्वारा लिखी गई स्थिति के जैसे सेम टू सेम हमको प्रतीत होती है। और जब आज इस काल में, जब आज इस समय में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के, अर्थात अंग्रेजी विद्या हम लोगों को दी गई है, और जनता की उन्नति से, अर्थात लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्नति कर लिया है, और उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र भी हम लोगों के पास हैं, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे यंत्र हमारे पास विद्यमान हैं, तब भी हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। निरी चुंगी माने अनुपयोगी, यानी जिसका कोई उपयोग ही ना हो। निरी चुंगी माने अनुपयोगी, कतवार माने कचरा, ठीक है, अनुपयोगी कचड़े को फेंकने वाली गाड़ी हम लोग बन रहे हैं। आप लोग देखते हैं सुबह एक गाड़ी आती है हर इलाके में, ठीक है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है ना, तो कचरा जितना होता है निकाल करके उस गाड़ी में डाल देते हैं, फिर वो ले जाता है बाहर फेंक देता है। नगर पालिका की एक गाड़ी होती है ना, जो इलाकों से कचड़े को बाहर ले जाती है। यानी हमारे भारत के लोग अब उस गाड़ी के समान काम कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इतना हमारे भारतीयों के पास अब संसाधन मौजूद हो चुका है, लाखों पुस्तकें हो गई हैं, हजारों यंत्र तैयार है, फिर भी ये अनुपयोगी वस्तुओं को फेंकने वाली गाड़ी के समान बने हुए हैं, कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। लेखक ये कहते हैं कि ये आज का समय, वर्तमान समय इस प्रकार का चल रहा है कि मानो उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है, अर्थात रेस हो रही, ठीक है ना, उन्नति की अर्थात प्रोग्रेस की रेस हो रही है, अर्थात बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर इलाके में। अमेरिकी व्यक्ति हो गए, अंग्रेजी व्यक्ति हो गए, फ्रांसीसी व्यक्ति हो गए, और तुर्की व्यक्ति हो गए, ताजी माने अरबी व्यक्ति, ठीक है, तुर्की, अरबी इत्यादि जितने भी सब हैं, सरपट दौड़े जा रहे हैं, अर्थात तेजी से, सरपट माने बहुत तेजी से दौड़े जा रहे हैं, अर्थात प्रोग्रेस कर रहे हैं। अमेरिका हो गया, अंग्रेजी हो गए, फारसी हो गए, यानी फ्रांसीसी हो गए, और तुर्की हो गए, अरबी हो गए, जितने भी हैं तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें, अर्थात सबके मन में, सबके जी में, अर्थात सबके मन में यही भावना है, यही है कि मतलब यही भावना है कि पाला यानी सफलता को हम ही पहले पालें, ठीक है, छू लें का मतलब पालें। आगे देखते हैं। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। यानी जब क्या हो रहे थे, जब सभी लोग ग्रो कर रहे हैं, अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की, अरबी सभी ग्रो कर रहे हैं, उस समय हमारे हिंदू काठियावाड़ी, काठियावाड़ी एक घोड़े की प्रजाति होती है, ठीक है, छोटे घोड़े की एक नस्ल होती है काठियावाड़ी। यानी हिंदू के जो, हिंदुस्तान के जो काठियावाड़ी अर्थात छोटे घोड़े जो हैं ना, क्या कर रहे हैं, खड़े खड़े बस अपने टाप से अर्थात खुर से केवल मिट्टियां खोद रहे हैं। यानी जब सबके घोड़े तेजी से दौड़ रहे हैं, उस समय हिंदुस्तानी घोड़े केवल मिट्टियां खोद रहे हैं, ना कि तेजी से दौड़ रहे हैं, अर्थात हिंदुस्तानी घोड़े एक जगह पे स्थिर हैं, उन्नति की ओर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। अरे और सबकी तो बात छोड़ो, ठीक है, इनको औरों को जाने दीजिए, अर्थात सबकी बात छोड़िए। जापान के जो छोटे छोटे घोड़े हैं ना, टट्टू कहा जाता है जापान के छोटे छोटे घोड़ों को, ठीक है,
यानी जापान के जो छोटे छोटे घोड़े हैं ना, वो भी हाँफते हुए दौड़ते जा रहे हैं, और इनको देख करके भी हमारे भारतवासियों को लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। ठीक है, यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर करोड़ों उपाय करके भी आगे ना बढ़ सकेगा। अर्थात जो व्यक्ति पीछे चला गया वो फिर चाहे जितनी कोशिश कर ले उन्नति नहीं कर पाएगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे ना, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। अर्थात इस कंपटीशन की लूट में, इस कंपटीशन, इस प्रतिस्पर्धा की लूट में, इस बरसात में जिस भी व्यक्ति के ऊपर कमबख्ती छाई हुई है ना, कमबख्ती रूपी छाता, कमबख्त आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, कमबख्ती रूपी छाता जिस व्यक्ति के ऊपर छाया हुआ है और उसको अपनी आंखों से समझ में नहीं आ रहा है, आंखों से वो नहीं देख रहा है इस उन्नति की दौड़ को, ठीक है ना, यानी आंखों में मूर्खता की पट्टी बांधे हुए है वह, उसको यही समझना चाहिए कि वो ईश्वर का क्रोध ही उसके ऊपर है। क्योंकि जो व्यक्ति इस सब को देखते हुए भी उन्नति की ओर नहीं जा रहा है, तो इससे समझ लीजिए कि उसके ऊपर ईश्वर का ही क्रोध है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो। यानी भारतेंदु जी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मेरे मित्रों ने मुझको कहा कि आप इस विषय में, इस टॉपिक पर कुछ कहें, अर्थात कुछ भाषण दीजिए कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है, यानी हमारा भारत कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। तो उसी पर ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लेकिन भारतेंदु जी ने अब यहाँ पर बताया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। लेखक कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है, इस विषय में और क्या कहूँ, मेरे पास कहने के लिए बहुत कम है। भागवत में एक श्लोक है, वो क्या कहते हैं कि भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभास्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्महा। देखिए इसका पूरा अर्थ देखते हैं। ठीक है, इसका पूरा अर्थ आगे की 2 लाइनों में है, टेंशन मत लो, आगे की 2 लाइनों में है। ठीक है ना, नर, नर माने नर, देह माने शरीर, अद्यम माने आज, यानी मनुष्य का शरीर, अद्यम माने आज, सुलभ माने सुलभता से, दुर्लभम माने सुदुर्लभम माने दुर्लभता से प्राप्त करना, यानी मनुष्य का जीवन जो है आज ना बड़ी ही दुर्लभता से मिलता है, परंतु उसमें सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलम। ठीक है, इसका पूरा अर्थ यहाँ पे देखते हैं और फिर इसी का एक एक शब्द इसमें समझाते जाएंगे। ठीक है ना, भगवान कहते हैं, भागवत में भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, यानी नरदेह, नरदेह माने मनुष्य का शरीर ही, अद्यम माने आज, सुदुर्लभम माने बहुत दुर्लभ है। ठीक है ना, सो मिला, और जैसे ही वो मिल गया हमको, जैसे ही वो मिल गया, उस पर गुरु की कृपा। ठीक है, गुरु कर्णधारम अर्थात गुरु की कृपा, और उस पर मेरी अनुकूलता। जैसे गुरु की कृपा मनुष्य के जीवन में तो हो गई, लेकिन उसके अनुकूल भी हमें होना पड़ेगा। जैसे गुरु का काम है हमको शिक्षा देना, परंतु जब तक हम उस कर्म के प्रति अनुकूल नहीं होंगे, अर्थात जब तक हम स्वयं से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, हमको शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। लेखक यही कहते हैं कि गुरु की कृपा तो मिल जाए, पर गुरु की कृपा मिलने के बाद उस गुरु की कृपा के प्रति मेरी अनुकूलता, इतना सम्मान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, अर्थात इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी जो मनुष्य इस संसार रूपी सागर को पार ना कर पाए, अर्थात सफल ना हो पाए, उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। यानी तरेत सा आत्महा, आत्महा माने आत्महत्यारा। ठीक है, वह स्वतरेत माने स्वयं से, न तरेत जो इस संसार रूपी सागर को पार ना कर पाए, वो आत्महा है, अर्थात आत्महत्यारा है। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। लेखक कहते हैं कि हिंदुस्तान की भी वही दशा इस समय है। ठीक है, टेंशन मत लेना, एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक का आपसे पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक का इस श्लोक का अर्थ क्या है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से उठाना है, यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक करना चाहिए तक, ठीक है, कहना चाहिए। अब देखते हैं आगे। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। लेखक ये कहते हैं कि हमारे भारत के बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि पेट के काम की वजह से, पेट के धंधे की वजह से हमको कम समय ही नहीं मिलता, हमको छुट्टी ही नहीं मिलती कि हम चलें देश की उन्नति के बारे में सोचें। ठीक है बाबा, हम क्या उन्नति करें, यानी जब हमको समय ही नहीं मिलता तो हम देश की उन्नति के बारे में क्या सोचें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। वो क्या कहते हैं कि आपका पेट तो भरा है, तो आपको ये दुगना पाने की सूझती है, अर्थात दुगना पाने की कोशिश लगी रहती है, लेकिन हमको तो हमें पेट के धंधे की वजह से ही टाइम नहीं मिलता। आपका पेट भरा है तो आप चाहे दुनिया के प्रोग्रेस के बारे में सोचें, विदेश के प्रोग्रेस के बारे में सोचें, परंतु हमें तो अपने पेट के ही मारे पड़ी है, हमें तो अपने पेट को भरना है, इसलिए हम दूसरे की उन्नति के बारे में क्या सोचेंगे। यह कहना उनकी बहुत भूल है। लेखक कहते हैं कि ये कहना उनकी बहुत भूल है भाई, क्योंकि देखो इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, यानी इंग्लैंड जो देश है इसका भी पेट कभी हम लोगों के जैसे ही खाली रहा करता था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा
यानी एक हाथ से उसने पेट को भरने के लिए पैसे कमाए, तो दूसरे हाथ से उन्नति के मार्ग में आने वाले कांटों को साफ किया, अर्थात अपने सफलता को आगे बढ़ाया। ठीक है। क्या इंग्लैंड में किसान खेत वाले, क्या इंग्लैंड देश में खेत वाले किसान नहीं होते, गाड़ी वाले नहीं होते, गाड़ीवान, गाड़ीवान माने जिसके पास गाड़ियां होती हैं। ठीक है, गाड़ीवान। और मजदूर, क्या इंग्लैंड में ये सब नहीं है, क्या गाड़ी वाले वहाँ नहीं है, गाड़ीवान नहीं है, मजदूर नहीं है, क्या किसान नहीं है, क्या कोचवान आदि नहीं है। कोचवान मतलब ड्राइवर, क्या वहाँ पर ड्राइवर नहीं है, सब कुछ है। जैसे हमारे भारत में व्यक्ति हैं वैसे ही वहाँ पर भी हैं। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते। लेखक कहते हैं कोई भी देश हो वहाँ पे सभी का पेट भरा हुआ नहीं होता, कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके पास मुसीबतें होती हैं। किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं ना, किंतु अन्य देशों की क्या बात होती है जो आज प्रोग्रेस कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग खेत जोते बोते हैं ना, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावें। कल, कल माने कारखाना या उद्योग धंधा या तरीका, ऐसा कौन सा उद्योग धंधा या मसाला अर्थात तरीका बनावे माने बनाएं। वो ये सोचते हैं खेती करने के साथ साथ कि यार ऐसा कौन सा धंधा बनाएं जिसमें इस खेत में आगे से दून अन्न उपजे, दून माने दोगुना, इस खेत में माने उसी खेत में आगे से माने अगले वर्ष से। वो ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका उपजाएं, ऐसा कौन सा तरीका हम बनाएं कि अगले साल से इस खेत में ही दोगुना अन्न उपजे, अर्थात दोगुना दाना उत्पन्न हो। ठीक है। विलायत में अर्थात विदेश में गाड़ी के कोचवान अर्थात गाड़ी के ड्राइवर भी अखबार पढ़ते हैं। विदेशों में क्या होता है कि गाड़ियों चलाने वाला जो चालक होता है ना, वो भी अखबार पढ़ता है। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ चला जाता है ना, तो उसी समय जो ड्राइवर होता है ना, गद्दी के नीचे रखे अखबार को निकाल लेता है और उसको पढ़ने लगता है। लेकिन यहीं हमारे भारत देश की बात हो तो यहाँ उतनी ही देर में ड्राइवर जो है ना हुक्का पिएगा। क्या करेगा? हुक्का पिएगा, गप करेगा, अर्थात फालतू की बातें बकेगा। ठीक है, फालतू के वार्तालाप में टाइम बिताएगा। लेकिन यही चीज़ विदेश में क्या होती है कि जैसे ही मालिक गाड़ी छोड़ करके जाता है तो ड्राइवर ही अखबार पढ़ने लगता है। लेकिन हमारे देश में ये सब नहीं है। सो गप भी निकम्मी, और जो बातचीत भी हमारे देश के ड्राइवर करेंगे ना, वो भी निकम्मी, बिना किसी काम की, बेमतलब की बातें। ठीक है ना। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं। कहते हैं कि विदेश के लोग अगर एक दूसरे से वार्तालाप भी करते हैं ना, गप भी करते हैं ना, बातचीत भी करते हैं ना, तो देश को उन्नति की ओर ले जाने का तरीका ही छांटते हैं। ठीक है। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। अर्थात लेखक कहते हैं कि विदेशों के लोग ये सोचते हैं, उनका सिद्धांत यह है कि उनका एक क्षण अर्थात एक सेकेंड समय भी जो है ना वो व्यर्थ ना जाए, अर्थात बर्बाद ना हो। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो, अर्थात तो हमारे भारत देश के लोग क्या सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हंसी मजाक हो, जितना ज़्यादा फालतू की बातें हो, जितना ज़्यादा मनोरंजन हो, जितना ज़्यादा टाइम बिताए, उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। ठीक है, उतना ही वह व्यक्ति अमीर समझा जाता है जिसको जितना ही ज़्यादा आराम होता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है, लेखक कहते हैं कि हमारे देश में आलसी व्यक्ति तो इतना ज़्यादा हो गए हैं कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। मलूक दास एक कवि थे, उन्होंने भी एक दोहा बना डाला आलस के ऊपर कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। यानी हमारे भारत देश के लोग ये कहते हैं कि अजगर, अजगर तो आप लोग जानते ही हैं, बड़ी जात का एक सांप होता है। ठीक है, अच्छा खासा मोटा होता है। ठीक है ना। यानी अजगर भी किसी की चाकरी नहीं करता, अर्थात अजगर भी किसी की नौकरी नहीं करता। चाकरी माने नौकरी। यहाँ पे मलूक दास जी ये कहते हैं कि अजगर भी किसी की नौकरी नहीं करता, पंछी करे ना काम, ना तो पक्षी किसी का काम करता है। ठीक है, दास मलूका कही गए, अर्थात मलूक दास जी कहते हैं कि सबके दाता राम, कि सबका पालन पोषण करने वाले भगवान श्री राम हैं। ऐसा हमारे देश के आलसी लोग सोचते हैं। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों को की ही चारों ओर बढ़ती है। अर्थात हमारे देश में जिधर भी देखोगे उधर ही आलसी व्यक्ति पड़े हुए हैं, बिना काम करने वाले। ठीक है, खाली भगवान राम के भरोसे पड़े हुए हैं। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, सब बेरोजगार पड़े हुए हैं। ठीक है, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है, अर्थात चारों ओर कंगाली छाई हुई है। दरिद्रता माने कंगाली, चारों तरफ कंगाली छाई हुई है। किसी ने बहुत ही ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी अर्थात कंगाल परिवार, किसी ने बहुत ही सही कहा है कि कंगाल परिवार जो है ना इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है। हमारे देश में कंगाल परिवार जो है ना अपनी इज्जत को ऐसे बचा रहा है जैसे लज्जावती बहू अर्थात नई नवेली बहू जो है, लाजशील अर्थात शर्मीली बहू जो है, अपने फटे हुए कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। जैसे कोई बहू है, उसका कपड़ा अगर फटा है तो अपनी इज्जत को छिपाने के लिए अपने अंगों को छिपा करके जाती है। ठीक है ना। वैसे ही हमारे देश में ये जो
कंगाल परिवार है ना, अपनी इज्जत को बचाता फिरता है, ना कि कोई अच्छा रोजगार सोचे, कोई आगे प्रोग्रेस करने की कोई तरीका सोचे। ठीक है, वही दशा हिंदुस्तान की भी है। ठीक है, मर्दुमशुमारी माने जनगणना। ध्यान देना, मीनिंग्स को लिखते जाइए। मर्दुमशुमारी माने जनगणना। जनगणना की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है, लेखक कहते हैं कि जब हम जनगणना की रिपोर्ट देखते हैं ना, तब स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं, अर्थात जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है, अर्थात दिन पर दिन पैसे की कमी होती जा रही है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, कि रुपया भी बढ़े। लेखक कहते हैं कि अब कोई ऐसा बिना तरीका सोचे काम नहीं चलेगा जिससे रुपया बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। लेखक कहते हैं कि रुपया तभी बढ़ेगा जब हमारे अंदर दिमाग विकसित होगा, हमारी बुद्धि बढ़ेगी। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। भारतेंदु जी कहते हैं कि हे भारत के युवाओं, हे भारत के नौजवानों, राजा महाराजाओं के मुंह को मत देखो, किसी का मुंह मत ताको कि वो हमको दे देगा इतना पैसा, तो जिससे हम क्या करेंगे, अपनी जिंदगी व्यतीत कर लेंगे। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़ेगी, और ना ही ये उम्मीद रखो कि पंडित जी कोई ऐसा तरीका बता देंगे जिससे तुम्हारा देश में पैसा बढ़ेगा और बुद्धि बढ़ेगी। तुम आप कमर कसो, आप आज से ही अपनी कमर कसो, अर्थात तैयार हो जाओ। आलस छोड़ो, आलस को त्याग दो। कब तक अपने को इस जंगली हूस माने जंगली जानवर, ठीक है ना, कब तक स्वयं को जंगली जानवर और मूर्ख बोदा का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, बोदा का मतलब होता है दोस्तों ना समझ। ठीक है ना, बोदा का मतलब क्या होता है, ना समझ, यानी ना समझ और मूर्ख व्यक्ति और डरपोक व्यक्ति कब तक स्वयं को कहलाओगे, अर्थात कब तक लोग तुम्हें डरपोक कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, ना समझ कहेंगे, जंगली जानवर के समान कहेंगे, कब तक कहेंगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, अर्थात कूद पड़ो इस कंपटीशन की दुनिया में। जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना ही, अगर पीछे पड़ गए तो आपका कहीं पर भी ठिकाना नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अगर आप पीछे हो गए तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अगर आप उन्नति कर लिए तो समझ लो कि बस तुम्हारी ही जय जयकार है। ठीक है, फिर कब राम जनकपुर अइहें, कहते हैं यहाँ पे लेखक जी कि दोबारा भगवान श्री राम जनकपुर कैसे आएंगे, क्यों आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे अवध के लोग जो है ना क्या कह रहे थे कि भाई कोई भरोसा नहीं कि भगवान श्री राम जनकपुर दोबारा कब आएंगे, इसलिए इनका दर्शन कर लो अच्छे से। ठीक है ना, जनकपुर के लोग कह रहे थे, सॉरी जनकपुर के, ठीक है ना, कि जनकपुर राम दोबारा कब आएंगे इसका कोई पता नहीं, इसलिए इनका दर्शन कर लो। वैसे ही ये कंपटीशन की दौड़ कब तक चलेगी, कब खत्म हो जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए कूद पड़ो, वरना अगर पीछे पड़ गए ना, अब की पीछे पड़े ना तो रसातल ही पहुंचोगे। रसातल क्या होता है, देखो ऐसा माना जाता है कि धरती के नीचे भी 6 लोक होते हैं। ठीक है, यानी 7 लोक होते हैं धरती के नीचे भी, 7वां पाताल होता है, 6वां रसातल होता है, यानी एकदम धरती के नीचे ही चले जाओगे, गड़ जाओगे जमीन में। ठीक है, लेखक ये कहते हैं अगर इस बार कंपटीशन में पीछे पड़ गए ना तो एकदम नीचे ही चले जाओगे, इसलिए कोशिश ये करो कि उन्नति करो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। हम इस चैप्टर का लगभग आधा पोर्शन खत्म कर चुके हैं, मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, और इसके चैप्टर 2 को अच्छे से पार्ट 2 में इस पूरे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, आप सभी का भी दिमाग थोड़ा बोरिंग में हो गया होगा, तो बस इसका इतना पोर्शन बचा है जिसको हम कल तक में फिनिश कर देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।